नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लासेज में मैं विकास कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम वर्ण विचार कर रहे थे और ये वर्ण विचार पर आज हमारी अंतिम कक्षा है। इसमें हम वर्ण विचार के विशेष तथ्य देखेंगे। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं वर्ण विचार के विशेष तथ्य। कुछ शब्दावलियां हैं। पहला, उदांत स्वर। उदांत स्वर, तीन प्रकार की शब्दावलियां, उदांत स्वर। दूसरा, अनुदांत स्वर, अनुदांत स्वर। और फिर तीसरा है अनुतान स्वर, अनुतान स्वर। अब ये शब्दावलियां केवल उदांत स्वर किसे कहते हैं, अनुदांत स्वर किसे कहते हैं, अनुतान स्वर किसे कहते हैं। तो ऊंचा उठा स्वर है, ऊंचा स्वर है, उसको उदांत स्वर कहेंगे, ऊंचा स्वर। कभी हम कोई सेंटेंस बोलते समय या पद्य या कोई संगीत के अंदर हमारी जो लहर है, तान है, उसको ऊंचा उठा देते हैं, तो ऊंचा स्वर है, उसको क्या बोलते हैं, उदांत स्वर। और अनुदांत स्वर यानी जो उदांत नहीं है, यानी क्या होगा, नीचा स्वर। ये केवल और केवल शब्दावलियां हैं। उदांत स्वर किसको कहते हैं, ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, ऊंचा स्वर, नीचा स्वर। और फिर तीसरा है अनुतान स्वर, अनुतान स्वर। तो स्वर की ऊंची नीची लहर, स्वर की ऊंची नीची लहर है, उसको अनुतान स्वर कहते हैं। कभी स्वर ऊंचा उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, कभी ऊंचा उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, उसको अनुतान स्वर कहते हैं। अगर आप संगीत में रुचि रखते हो तो एक कलाकार है कैलाश खेर, कैलाश खेर, कैलाश खेर के अगर आप संगीत सुनोगे तो वो अनुतान स्वर में गाते हैं। कभी लहर है उसको ऊंचा उठा देते हैं, कभी वापस नीचे गिरा देते हैं। तो ये है तीन शब्दावलियां, उदांत स्वर, अनुदांत स्वर और अनुतान स्वर। उसके बाद चौथा विशेष तथ्य है हमारा आदिवर्ण। चौथा विशेष तथ्य आदिवर्ण, थोड़ा शॉर्ट में लिखो मैं। आदिवर्ण, आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक वर्ण है वो ए को कहते हैं। क्यों ए है, ये हिंदी का पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, तो उसको आदिवर्ण कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर विशेष तथ्य आएगा उदासीन स्वर। 5 नंबर विशेष तथ्य आएगा उदासीन स्वर, उदासीन स्वर। तो ये भी क्या है, ए, इसको भी उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन स्वर का मतलब है मात्रा नहीं लगती, मात्रा नहीं लगती। उदासीन सबकी मात्रा लगती है, वैसे उदासीन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी में लिप्त न हो, किसी के अंदर लिप्त न हो, यानी किसी से न प्रेम करने वाला भी कह सकते हैं, किसी से मोह न रखने वाला कह सकते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाला भी कह सकते हैं। तो उदासीन स्वर है वो किसको कहते हैं, ए को कहते हैं। क्यों कहते हैं उदासीन स्वर, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं लगती। तो ये हो गया हमारा पांचवा विशेष तथ्य। उसके बाद छठा विशेष तथ्य है अकरादी। 5 विशेष तथ्य हो गए। पांच विशेष तथ्य हो गए। जयराम जी डस्टर देके दियो। छठो विशेष तथ्य अकरादी। अकरादी, ये कुछ और शब्दावलियां हैं, अकरादी। उसके बाद सातों आएगी हमारी इकरादी, फिर उसके बाद अकरादी, इकरादी और उकरादी, अकरादी, इकरादी और उकरादी। फिर 9वीं अकरांत, 10वां आकारांत और 11वां उकरांत। ये भी कुछ शब्दावलियां। अकरांत किसे कहते हैं, आगे हम लिंग वचन करेंगे, वहां पर ये काम आएगी। अकरांत, अकरांत, अकरांत और उकरांत, अकरादी, इकरादी और उकरादी किसको कहते हैं, जिसके आरंभ में आदि का अर्थ होता है, आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, जिसके प्रारंभ में ए हो, जिसके प्रारंभ में ए हो उसको क्या कहते हैं, कोई भी शब्द है, उस शब्द के अगर प्रारंभ में ए होगा तो उसको क्या कह देंगे, प्रारंभ में
ए हो उसको क्या कहेंगे? अकरादी। इसी प्रकार इकरादी जिसके प्रारंभ में ई हो उसको क्या कहेंगे? इकरादी। और जिसके प्रारंभ में ऊ हो उसको क्या कहेंगे? उकरादी। ये तो हो गई 3 प्रारंभ में। जिसके प्रारंभ में ए हो उसको अकरादी, ई हो उसको इकरादी और ऊ हो उसको उकरादी। यानी कोई शब्द है उसके आरंभ में, जैसे ये नाम लिख दिया हमने अनुज, आरंभ में क्या है? ए। यहां लिख दिया हमने इच्छा, आरंभ में क्या है? ई। और यहां लिख दिया हमने ऊपर लिख दिया कोई उदांत ही लिख दिया, मान लो उदांत। तो ये प्रारंभ में क्या है? ओ। तो ये शब्द है, ये क्या है? ये तो उकरादी है, ये इकरादी है और ये अकरादी है। और यही बात फिर यहां हो जाएगी, जिसके अंत में ए हो, अंत में ए हो वो क्या कहलाएगा? अकरांत। और जिसके अंत में आ हो वो क्या कहलाएगा? अकरांत। और जिसके अंत में ऊ हो वो क्या कहलाएगा? उकरांत। वो क्या कहलाएगा? उकरांत। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि आरंभ में तो खुद आने चाहिए और यहां अंत में मात्रा भी हो सकती है। जैसे मैंने नाम लिखा था अनुज, नाम क्या लिखा था? अनुज। तो यहां ए है आरंभ में, तो ये अकरादी भी है। और यहां अंत में ए भी है। अंत में क्या है? ए है। अंत में जय नहीं है, जय प्लस ए, जय पूरा है तो जय प्लस ए। तो ये जय भी, ये भी क्या है? अकरांत है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया छात्रा, तो अंत में आती है ध्वनि है, तो ये क्या है? अकरांत है। और मैंने लिख दिया लघु, तो अंत में क्या है? ऊ है। ले प्लस ए प्लस घ प्लस छोटा ऊ, ले प्लस ए घ प्लस ऊ, लघु। तो ये क्या है? उकरांत है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि आरंभ में तो खुद आने चाहिए और अंत में मात्रा भी आ सकती है और खुद भी आ सकती है। मात्रा भी आ सकती है और खुद भी आ सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अंत। अकरांत, अकरांत और उकरांत। ये हो गए हमारे 11 विशेष तथ्य। 11 विशेष तथ्य। नेक्स्ट विशेष तथ्य में 12वां विशेष तथ्य है दो सेकंड, मैं थोड़ी डस्टर की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको दुरुस्त कर लेता हूं पहले। हाँ, बात कर रहे थे हमें 11 विशेष तथ्य हो गए हमारे। 11 विशेष तथ्य हो गए हमारे। नेक्स्ट है 12वां विशेष तथ्य। 12वां विशेष तथ्य तो वो क्या है हमारा? ए पर आ गए हम। अकरांत और सारी ए की बात कर ली, अकरांत और अकरादी की बात कर ली हमने। उसके बाद हमने उदासीन स्वर भी ए को बोल दिया और उसके बाद हमने ए को क्या बोल दिया? आदिवरण। अब ए के बाद है हमारा 12वां विशेष तथ्य री। तो पहली बात है, मैं बोला था मैंने कि क्लास लंबी हो जाएगी अगर सारी बात लिखेंगे तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। नंबर पहली बात री की क्या करेंगे हम? री है, री का वर्तमान प्रयोग, री का वर्तमान प्रयोग रे प्लस ई यानी री, इस रूप में होने लग गया है। री है, री का वर्तमान प्रयोग क्या है? रे प्लस ई यानी छोटी री, इस रूप में होने लग गया। इसी कारण कामता प्रसाद गुरु ने, अगर आपने पीछे की कक्षा देखी है तो क्या है? कामता प्रसाद गुरु है, उसने री को शुद्ध स्वर नहीं माना है। अगर ऐसा पूछ ले कामता प्रसाद ने किसको स्वर की श्रेणी से निकाल दिया तो सही उत्तर हो जाएगा री। कामता प्रसाद किसको स्वर नहीं मानते? री। री का वर्तमान प्रयोग किस प्रकार होने लग गया है? तो रे प्लस ई, री। ऐसा स्वर बताइए, ऐसा स्वर बताइए जो लगातार ध्वनि नहीं दे रहा, तो क्या है? री। ये लगातार ध्वनि देंगे, बाकी सारे के सारे स्वर है वो लगातार ध्वनि देंगे, लेकिन री है इसका वर्तमान प्रयोग रे प्लस ई होने लग गया है। लगातार ध्वनि देगी री, तो ई की ध्वनि देने लग जाएगी, न कि अपनी खुद की ध्वनि है वो लुप्त हो जाएगी और आगे चलकर ये छोटी ई की ध्वनि देने लग जाएगी। इसी का री है उसको कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। एक बात ये हो गई री की। नेक्स्ट बात है वो री की, री का उच्चारण लगातार नहीं होता। नेक्स्ट बात यानी 13वीं बात हम ये भी कर सकते हैं, री का उच्चारण लगातार नहीं होता।
ये हमारा नेक्स्ट विशेष तथ्य हो गया। पता है हमें, हमने बात कर ली, पीछे भी कर चुके हैं हम। री का उच्चारण लगातार नहीं होता, एक री को छोड़कर बाकी सारे स्वर हैं उनका लगातार उच्चारण होते हैं, यही स्वर की परिभाषा है। ये परिभाषा भी हो जाएगी स्वर की कि लगातार उच्चारण होता है। उसके बाद हम कर रहे हैं चौथा और विशेष तथ्य, महत्वपूर्ण बात, गर्हित स्वर, जिसका निर्माण हमने घर पर ही कर लिया है। किसको बोलते हैं? ओ को, डॉक्टर वाला ओ बोलते हैं। ये डॉक्टर वाला ओ है, ये अशुद्ध उच्चारण है आपका, अशुद्ध उच्चारण है। इसको क्या बोलते हैं? गर्हित स्वर बोलते हैं इसका। क्यों क्यों बोलते हैं? क्यों इसका निर्माण, हमने परिभाषा पूछे गर्हित स्वर क्यों बोलते हैं, तो इसकी शुद्ध परिभाषा हो जाएगी कि इसका निर्माण हमने आवश्यकता अनुसार घर पर ही कर लिया है। आवश्यकता अनुसार घर पर ही कर लिया, यानी मूल हिंदी के अंदर नहीं है ये शब्द, इसको हमने घर पर ही बना लिया, इस कारण इसको गर्हित स्वर कहते हैं। पहली बात इसकी फिर नेक्स्ट बात, इसे, इसके अन्य नाम है, इसे अर्ध चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धचंद्र बिंदु है। आगत स्वर, आगत स्वर दूसरी भाषा से हिंदी में आ गए, इसके लिए इसको आगत स्वर कहते हैं। मेहमान स्वर, नेक्स्ट नाम सारे ही महत्वपूर्ण नाम है। मेहमान स्वर यानी अन्य भाषा के हैं और हिंदी के अंदर ये मेहमान बनकर आ गया तो इसको मेहमान स्वर। और एक है ये विदेशी स्वर, विदेशी स्वर अंग्रेजी भाषा का, पता है आपको। कॉलेज नाम लिखते हैं हम, कॉलेज नाम लिखते हैं तो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, तो इसको क्या बोलते हैं? विदेशी स्वर। ये एक बात होगी। 14 विशेष तथ्य गर्हित स्वर है। किसको बोलते हैं? डॉक्टर वाले ओ को क्या बोलते हैं? गर्हित स्वर नाम है इसका। गर्हित स्वर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका निर्माण आवश्यकता अनुसार हमने घर पर ही कर लिया, इसलिए इसको गर्हित स्वर कहते हैं। इसका निर्माण हमने आवश्यकता अनुसार घर पर ही कर लिया, इसलिए इसको गर्हित स्वर कहते हैं, पहली बात। उसके बाद इसके अन्य नाम है, इसे अर्धचंद्र बिंदु, आगत स्वर, मेहमान स्वर तथा विदेशी स्वर कहते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसकी कि इसको उच्चारण करते हैं तो किन दो स्वरों के बीच की ध्वनि उच्चारित करता है, यानी इसको बोलने में हम जो ध्वनि का प्रयोग करते हैं वो ध्वनि किन दो स्वरों के बीच की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो याद रखना। ये नेक्स्ट बात, ये ए तथा, ए अनार तथा ओ, ए तथा ओ के बीच की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसको बोलने में उत्पन्न करता है। इसको जब हम बोलेंगे ना तो ये ए अनार तथा ओ के बीच की ध्वनि पूछा जाता है, किन दो स्वरों के बीच की ध्वनि है। ऑप्शन बना देंगे आपको, ए और ई के बीच की ध्वनि, बे में क्या दे देंगे, फिर ए और ओ के बीच की ध्वनि, से में क्या दे देंगे, ए और ऊ के बीच की ध्वनि, कुछ भी हो। सही उत्तर क्या है? ए और ओ के बीच की ध्वनि ये उच्चारित करता है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, यानी 14वां विशेष तथ्य, 14वां विशेष तथ्य। उसके बाद है हमारा 15वां विशेष तथ्य। पंद्रहवां विशेष तथ्य, यहां मैंने कहा था आपको कि कुछ ऐसी बातें मिलेगी जो आपने पहली बार ही सुनी है, शायद पहली बार ही सुनी है। संपूर्ण विशेष तथ्य करेंगे, वो बात अलग है कि 15-20 मिनट फालतू हो जाएगी हमारी कक्षा, लेकिन करेंगे तो संपूर्ण विशेष तथ्य करेंगे। नेक्स्ट विशेष तथ्य है 15वां विशेष तथ्य, जिसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह शब्द है, ये बना है ए जिसका अर्थ होता है नहीं, योग जिसका अर्थ होता है जोड़, और वाह, वाह का अर्थ होता है साथ चलना, वहन होना, साथ चलना यानी वहन होना। ए नहीं, योग जोड़, और वाह यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया इसका जोड़ नहीं है फिर भी ये साथ चलते हैं, इनका जोड़ नहीं है फिर भी ये साथ चलते हैं। अयोग वाह पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से हो गए? अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से हो गए? अनुस्वार हो गया एक तो, और एक कौन सा हो गया? विसर्ग। परिभाषा क्या है? ना ही तो ये स्वर माने जाते हैं, ना ही तो स्वरों के अंदर योग है, ना ही व्यंजनों के अंदर योग है। ना ही तो ये स्वर माने जाते, ना ही ये व्यंजन माने जाते। पता है हम 11 स्वर करते हैं, स्वरों की संख्या कितनी करती है? 11। अंग और एह को हटा देते हैं, हटाया है ना पीछे, अंग और ए को हटा देते हैं
11 स्वर मानते हैं हम, तो ये फिर क्या है, ये क्या है, अयोगवा है। पीछे आपके दिमाग में आया होगा अभी 13 क्यों नहीं है, लेखन के आधार पर तो 13 करते हैं हम, लेकिन उच्चारण के आधार पर हम 11 ही करते हैं। मूल भी 11 करते हैं हम, कि मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, 13 क्यों नहीं होते, तो इनको क्या बोलते हैं, अयोगवा, यानी ना तो स्वर है ना व्यंजन है। दोबारा परिभाषा बता रहा हूं मैं, अयोगवा है का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका योग न होते हुए भी साथ रहना। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा है कहते हैं क्योंकि ये ना ही तो स्वर है ना ही व्यंजन है, केवल स्वरों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होता। कभी देखा है क्या, आधे मैं के ऊपर अनुस्वार नहीं होता, पूरा मैं है तो ही क्या आएगा ऊपर अनुस्वार, तो पूरा मैं है तो ये क्या है, यहाँ ए है, क्या है। अब मैं के ऊपर, आधे मैं के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, आधे मैं के आगे विसर्ग लगा दिया, तो ये चीज तो होती नहीं है। पूरे के आगे लगेगा, पूरा कब होगा, जब उसमें स्वर होंगे, तो ये स्वरों के साथ इनका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग है स्वरों के साथ ही होता है, व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। पहली बात हो गई, अयोगवा की परिभाषा हो गई, अयोगवा की परिभाषा हो गई। और उसके बाद कौन कौन से होते हैं इनका प्रयोग, इनका प्रयोग पूछ लिए कितने वर्णों पर होता है, तो इनका प्रयोग 11 वर्णों पर होता है। कौन कौन से पर, स्वरों पर होता है, बात कर चुके हम, बार बार कर रहे हैं। इनका प्रयोग 11 वर्णों पर होता है या 11 वर्णों के साथ होता है, एक ही बात है, 11 वर्णों के ऊपर होता है या 11 वर्णों के साथ होता है, दूसरी बात होगी। और तीसरी बात इसकी क्या करेंगे हम, अयोगवा की तीसरी बात हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग है यानी अनुस्वार का प्रयोग है पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इस चैनल पर हम पहली कक्षा दे रहे थे, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द पर हमने अध्ययन किया था, तो वहां ये प्रयोग हम कर चुके। पंचम वर्णों के स्थान पर कैसे होता है, अनुस्वार के तुरंत बाद वाला वर्ण देखेंगे, जिस वर्ग का है उसका पंचम बन जाएगा। बार बार नहीं करवाई जाएगी चीजें आपको, पहली क्लास में हिंदी शब्द है वहां पर हम कर रहे थे कि इनका प्रयोग है वो अनुस्वार का प्रयोग 11 वर्णों के तो ऊपर होता है और 5 वर्णों के स्थान पर यानी 6 वर्णों के स्थान पर होता है। 5 तो पंचम वर्णों के और एक स्वतंत्र प्रयोग यानी खुद का प्रयोग होगा, खुद का प्रयोग होगा। ये बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो ये रहेगी अयोगवा की बात, क्या रहेगी, अयोगवा शब्द ये बना है प्लस योग प्लस वा से, योग न होते हुए भी साथ रहना, यानी अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग है, ये दो अयोगवा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग है, ये ना ही तो शुद्ध स्वर माने जाते ना ही व्यंजन माने जाते, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं। 11 वर्णों पे होता है, 11 वर्णों के साथ होता है इनका प्रयोग। कौन कौन से 11 वर्ण, स्वरों के साथ ही होता है, आधे वर्ण के ऊपर कभी अनुस्वार नहीं लगता। और फिर क्या किया है हमने, पंचम वर्ण के स्थान पर होता है किसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग। ये हो गया हमारा नेक्स्ट विशेष तथ्य। नेक्स्ट विशेष तथ्य मतलब पंद्रहवां विशेष तथ्य। अब हम 16वां विशेष तथ्य करने जा रहे हैं, अनुनासिक। 16वां विशेष तथ्य हम क्या कर रहे हैं, अनुनासिक। देखिए ये तो है अनुस्वार, क्या है अनुस्वार, और 16वां विशेष तथ्य कर रहे हैं हम चंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। चंद्र बिंदु नाम गलत है, चंद्र बिंदु नाम ही है, शुद्ध नाम है। चंद्र बिंदु नाम का कोई शब्दावली नहीं है हिंदी के अंदर, शुद्ध नाम क्या है इसका, अनुनासिक। अब अनुनासिक का प्रयोग कहां पर होता है, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं और मैं, ये दोनों शब्द देखे आपने, तीनों ही देखे, नहीं, मैं और मैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कि ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है। तो कैसे चंद्र बिंदु कैसे हो गया, ध्यान रखना, बस शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ये तो क्या है ए, ये क्या है ई आ, ये क्या है
आप समझ गए होंगे। ये तो ए है, कोई मात्रा नहीं है। ये क्या है? आ है। ये ई है, ये बड़ी ई है, ये ऊ है, ये ऊ है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है और औ की मात्रा है। इतनी मात्रा है हमारे पास। प्रयोग कहां होगा किसका? ये अनुस्वार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, शायद मैं हटा देता हूं। अनुस्वार का हमने पीछे कर चुके, किसे कहते हैं अनुस्वार। अब है हमारे पास नेक्स्ट 16वां विशेष तथ्य अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु बोलती है जिसको आप, मानता हूं मैं शुद्ध उच्चारण है, लेकिन आप क्या ही कहते हो, चंद्र बिंदु कहते हो, लेकिन उसका शुद्ध नाम है अनुनासिक। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अनुनासिक बोलते हैं इसको। अब अनुनासिक का प्रयोग कहां होता है? अनुनासिक का प्रयोग कहां होता है? शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। अनुनासिक का प्रयोग कहां होता है कि शिरोरेखा, शिरोरेखा, यह क्या है? शिरोरेखा। शिरोरेखा से ऊपर मात्रा है, शिरोरेखा से ऊपर मात्रा है, और जो दीर्घ बड़ी मात्रा है, शिरोरेखा से ऊपर जो मात्रा होती है, देखो इसकी मात्रा शिरोरेखा से नीचे है, इसकी मात्रा शिरोरेखा से नीचे है, इसकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर है, नीचे है, और ये सारी क्या है? शिरोरेखा से ऊपर मात्रा है। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर हो तथा दीर्घ मात्रा हो, दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ी मात्रा हो, वहां तो हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी है वहां हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए शिरोरेखा से ऊपर मात्रा और दीर्घ मात्रा, तो शिरोरेखा से ये तो सारी नीचे मात्रा है, यहां अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा, यहां अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। अब शिरोरेखा से ऊपर मात्रा और दीर्घ मात्रा, ये दीर्घ नहीं है तो यहां भी नहीं होगा। अब कितनी मात्रा बच गई हमारे पास? शिरोरेखा से ऊपर मात्रा, दीर्घ मात्रा, 1 2 3 4 5। यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां शिरोरेखा से ऊपर है, दीर्घ मात्रा है, शिरोरेखा से ऊपर है, दीर्घ मात्रा है, शिरोरेखा से ऊपर है, दीर्घ मात्रा है। ये सारे के सारे क्या है? क्या है? ये सारे के सारे चंद्र बिंदु है, यानी क्या है? अनुनासिक है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से अनुस्वार लगा देते हैं, माना क्या जाएगा? चंद्र बिंदु माना जाएगा। अब मैं यहां पर नहीं शब्द है, यहां पर अगर इस प्रकार लिख दूंगा तो ये उटपटांग लगेगा। इस कारण मैं क्या कर रहा हूं? अनुस्वार ही लगा रहा हूं। लेकिन पूछे है क्या, तो क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है? अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। ये शिरोरेखा से ऊपर जितनी भी मात्रा है और जो दीर्घ बड़ी मात्रा है, उन बड़ी मात्रा पर हमेशा ही, सदैव ही चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। ये था हमारा 16वां विशेष तथ्य, 16वां विशेष तथ्य। अब है हमारा 17वां विशेष तथ्य। हमने अकारांत कर लिया, आकारांत कर लिया, आकारांत कर लिया, उकारांत कर लिया। हमने आकारांत कर लिया, आकारांत कर लिया, उकारांत कर लिया। अब है हमारा नेक्स्ट यानी कितना? 17वां विशेष तथ्य। क्या है? अनुस्वरांत। अनुस्वरांत, जिसके परिभाषा वही है, जिसके अंत में अनुस्वार हो, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वरांत कहते हैं। जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब ये क्या है? अंत में अनुस्वार है, अंत में क्या है? अनुस्वार है। तो ये शब्द है, ये क्या हो जाएंगे? अनुस्वरांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुस्वरांत शब्द हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, अनुस्वरांत हो जाएंगे। 17वां विशेष तथ्य हो गया हमारा। ये हमारा 17वां विशेष तथ्य हो गया। नेक्स्ट विशेष तथ्य यानी 18वां विशेष तथ्य है वो स्वर भक्ति। स्वर, देखिए ये बात एक हिंदी के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये पूछी जाती है कंपटीशन में। अगर आप हिंदी की ठीक है कोई नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था डीप हिंदी चलेगी, यहाँ पर हर एक बात से रूबरू होंगे हम। अब नेक्स्ट विशेष तथ्य स्वर भक्ति। नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं क्या होती है स्वर भक्ति किसे कहते हैं? स्वर भक्ति किसे कहते हैं? संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते समय, परिभाषा ध्यान रखना, संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते समय बीच में अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो जाता है।
अनावश्यक रूप से, आवश्यक नहीं होता, अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर व्यक्ति कहते हैं। जैसे प्राप्त नाम है और हमने क्या लिख दिया, प्राप्त। नाम शुद्ध कौन सा था, प्राप्त, और हमने क्या लिख दिया, प्राप्त। जैसे नाम है पूज्य, नाम है पूज्य और हमने क्या लिख दिया, पूज्य। तो हमने क्या कर दिया, अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन कर दिया। परिभाषा क्या होगी, जब हम शुक्त शुक्त है ये पै और तय, पै तय जय, ये क्या है, शुक्त है, बीच में स्वर नहीं आया हुआ, बीच में स्वर नहीं है। शुक्त वर्णों का प्रयोग करते समय जब अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर भक्ति। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर भक्ति। महत्वपूर्ण बात है, लिख सकते हो आप। अब मैं आपको कहा था कि इतनी बड़ी बात लिखूंगा तो समस्या आएगी, बहुत लंबी क्लासें हो जाएंगी, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। परिभाषा मैंने बता दी, आप लिख सकते हैं कि जब शुक्त वर्णों का प्रयोग करते, शुक्त शब्दों का, शुक्त वर्णों का प्रयोग करते समय अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो जाता है तो स्वर भक्ति कहलाती है, स्वर भक्ति कहलाती है। अब क्या है, यहाँ पै आधा था प्राप्त में और यहाँ जय आधा था और हमने यहाँ पूरा कर दिया तो यहाँ ए का आगमन हो गया। पूरा कब होगा, पै पूरा कब होगा, जब ए का आगमन हो जाएगा। जय पूरा कब होगा, जब ए का आगमन हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको पूरा कर दिया, यानी किसका आगमन कर दिया, स्वर का आगमन कर दिया और अनावश्यक रूप से आगमन कर दिया। आवश्यकता नहीं थी फिर भी हमने क्या कर दिया, आगमन कर दिया, स्वर ले आए हम, तो ये क्या कहलाएंगी, स्वर भक्ति। पर प्रश्न आते हैं निम्न में से कहां। अब हमें पता है कि अच्छा नाम ये है, शुद्ध नाम कौन सा है, अच्छा। तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न किस प्रकार आएगा, पहले प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न देखिए, कहां स्वर भक्ति का प्रयोग हुआ है, निम्न में से स्वर भक्ति का प्रयोग है, स्वर भक्ति का प्रयोग कहां हुआ है, ये प्रश्न बना दिया आपको। स्वर भक्ति का प्रयोग कहां हुआ है, ए में क्या दे दिया आपको, अच्छा, ब में क्या दे दिया, सत्य, स में क्या दे दिया, इच्छा, और द में क्या दे दिया आपको, पूज्य। अब आपको बताना है कि स्वर भक्ति का प्रयोग कहां हुआ है, कहां स्वर भक्ति का प्रयोग हुआ है, बस प्रश्न बना दिया। निम्न में से कहां स्वर भक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हमें पता है कि अच्छा ऐसा ही है, सत्य ऐसा ही बनता है, और पूज्य शुद्ध है। इच्छा शब्द है ये इस प्रकार बनता है, किस प्रकार लिखा जाता है, इच्छा शब्द आधा च, इच्छा शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा, आधा च, और यहां उसने क्या कर दिया, पूरा च कर दिया, तो यहां क्या हो गया, अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो गया। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, इच्छा। कौन सा हो जाएगा, इच्छा। तो इस प्रकार प्रश्न बनते पूछे जाते हैं, पूछते हैं, और आपका गलत नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको शुद्ध शब्द आने चाहिए, लेकिन बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से वही शब्द पूछे जाएंगे जो प्रचलित है, जो प्रचलित है। अब जैसे एक बार पूछा गया था कि स्वर भक्ति का प्रयोग कहाँ हो गया, और शब्द कौन सा दिया था, उज्ज्वल। कौन सा दिया था, उज्ज्वल शब्द दिया था। अब हमें पता है कि उज्ज्वल शब्द है, हमें क्या पता है कि उज्ज्वल शब्द है, उद प्लस जवल से बना है, इस प्रकार बनता है, और उसने क्या कर दिया था, यहाँ पूरा जय दे दिया था। तो यहाँ क्या हो गया, अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो गया, और जहां अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वर भक्ति। उसे क्या कहते हैं, स्वर भक्ति। ये हमारा 19वां कर रहे थे क्या, जो भी हो, कर्म का कोई मतलब नहीं है, शायद 19वां था, 19वां हमने क्या कर लिया, विशेष तथ्य कर लिया, स्वर भक्ति। अब एक होता है स्वर भक्ति, तो हो गया, कंफ्यूज मत होना। एक होता है व्यंजन समीकरण, 20वां क्या है, व्यंजन समीकरण। व्यंजन समीकरण किसको कहते हैं, व्यंजन समीकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये भी। व्यंजन समीकरण किसको कहते हैं, क्या होती है व्यंजन समीकरण, पानी पी लूं 2 मिनट। व्यंजन समीकरण किसको कहते हैं, क्या होती है, स्वर भक्ति की हमने बात की थी, अनावश्यक रूप से स्वर का आगमन होता है, और यहां क्या होगा, देखो स्वर भक्ति नाम क्या था, स्वर
भक्ति, तो स्वर है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन हो रहा था? क्या परिवर्तन हो रहा था? अनावश्यक रूप से आगमन हो रहा था। वहां तो स्वर भक्ति था, यहाँ व्यंजन समीकरण, तो आपको पता होना चाहिए व्यंजन में कुछ चेंज होगा। व्यंजन समीकरण है तो व्यंजन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मैं परिभाषा बोल रहा हूं, केवल बोल रहा हूं। क्या है? जब एक व्यंजन दूसरे को प्रभावित करके अपने जैसा बना लेता है, एक व्यंजन दूसरे को प्रभावित करके अपने जैसा बना लेता है, वहां व्यंजन समीकरण होता है या वह व्यंजन समीकरण कहलाता है। एक व्यंजन दूसरे को प्रभावित करके अपने जैसा बना लेता है, वहां व्यंजन समीकरण होता है या वह व्यंजन समीकरण कहलाता है, कहलाती है, जो भी है व्यंजन समीकरण। अब क्या होगा? एक व्यंजन है वो दूसरे को प्रभावित करेगा, अपने से आगे वाले को या अपने से पीछे वाले को प्रभावित करेगा और अपने जैसा बना लेगा। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा कि आपने कभी सुना होगा, आपने कभी सुना होगा कि हम लिखते हैं धूप बत्ती। हम क्या लिखते हैं? शुद्ध नाम क्या है? धूप बत्ती लिखते हैं हम। धूप बत्ती हम लिखते हैं और हम बोलते क्या है? धूप बत्ती। क्या बोलते हैं? धूप बत्ती। धूप बत्ती शुद्ध नाम तो है धूप और बत्ती, और हम बोलते थे क्या कर रहा है? धूप बत्ती कर रहा हूं, धूप बत्ती। तो ये क्या है? ये है व्यंजन समीकरण। व्यंजन। अब इस व्यंजन ने, इस बै व्यंजन ने क्या किया है? बै व्यंजन ने क्या किया है? पै को अपने जैसा बना लिया। पै को अपने जैसा बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन समीकरण। एक व्यंजन दूसरे को प्रभावित करके अपने जैसा बना लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन समीकरण। व्यंजन समीकरण। ये है 20वां विशेष तथ्य। नेक्स्ट विशेष तथ्य देखते हैं 21 नंबर। नेक्स्ट विशेष तथ्य 21 नंबर विशेष तथ्य। अब कुछ बिंदु है। पहला है, रफ कर देता हूं मैं, कुछ बिंदु हैं हमारे, हमने पढ़ा है। पहला है 20वां विशेष तथ्य। 20वां हमारा 21वां विशेष तथ्य, जो भी है भाई 21वां विशेष तथ्य। पहला क्या है? अनुस्वार। एक तो हमारे पास क्या होता है? बिंदु, अनुस्वार, पहला। दूसरा बिंदु होगा हमारे पास पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु का मतलब है तो पंचम अक्षर पर लगता है। पंचमाक्षर बिंदु का मतलब है तो पंचम अक्षर पर लगता है। कै कबूतर के 5वें पर, अंगै खाली पर। कै कबूतर के 5वें पर, अंगै खाली पर। एक हो गया पंचमाक्षर बिंदु। उसके बाद 23 नंबर हो गया हमारा नेक्स्ट विशेष तथ्य नुक्ता। क्या हो गया? नुक्ता। कहां लगता है? यहां लगता है। एक नुक्ता हो गया। और फिर 24वां हो गया हमारा द्विगुण बिंदु या उत्क्षिप्त बिंदु भी बोलते हैं उसको। उत्क्षिप्त बिंदु। उत्क्षिप्त बिंदु ये कहां लगता है? अब देखिए मैं कच्चा खाका तैयार कर रहा हूं, कच्चा चित्र बना रहा हूं। ये कोई वर्ण है, ये कोई वर्ण है। एक तो यहां लगेगा अनुस्वार, एक यहां लगेगा पंचमाक्षर बिंदु, एक यहां लगेगा उत्क्षिप्त और एक यहां लगेगा। इतने बिंदु लगते हैं। कितने बिंदु लगते हैं? 5 बिंदु, 4 बिंदु लगेंगे। पहला अनुस्वार है, दूसरा पंचमाक्षर बिंदु है ये वाला, और ये क्या है फिर? उत्क्षिप्त, और ये क्या है? नुक्ता। ये क्या है? नुक्ता। तो बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार है पहली बात, केवल बात कर रहे हैं हम, लिख नहीं रहा हूं मैं, बात कर चुके हम, अध्ययन कर चुके हैं इनका, केवल ये रिवीजन है। अनुस्वार है पहली बात, इसे अयोगवाय कहते हैं, बात कर चुके हम। दूसरी बात, अनुस्वार है इसका प्रयोग 11 वर्णों के ऊपर होता है। 11 कौन से हैं? स्वर है, ये भी बात कर चुके हैं। कितने वर्णों के स्थान पर होता है? अगर ऊपर पूछे तो 11 वर्णों के ऊपर होता है, और अगर पूछे कितने वर्णों के स्थान पर होता है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6। 5 तो पंचवर्ण अंगय
ये अणे न और मैं के स्थान पर होगा, और एक खुद अपने स्थान पर, यानी एक स्वतंत्र प्रयोग होगा। ये भी हम हिंदी शब्द पर विचार कर रहे थे, वहां कर चुके। उसके बाद अनुस्वार है, इसे अयोगवाह कहते हैं, बात हो चुकी है भी हमारी। कितने वर्णों के ऊपर होता है, तो 11। कितने वर्णों के स्थान पर होता है, तो 6। ये तो है अनुस्वार। उसके बाद पंचमाक्षर बिंदु। यहां प्रश्न बनता है कि इस बिंदु को एक ही है, कितने वर्णों पर होता है, तो एक वर्ण है, कौन सा है, यही है, वो क वर्ग का 5वां, और कहीं इसका प्रयोग नहीं होता। कितने वर्णों के साथ होता है, तो एक वर्ण, किसके, तो क वर्ग का 5वां, यानी अंग के स्थान पर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, नुक्ता। तो ये पहली बात है कि कितने वर्णों के स्थान पर होता है नुक्ते का प्रयोग, 5। कितने वर्णों के, 5। एक तो होगा क के, एक ख के, एक ज के और एक फ के। क के, ख के, ग के, ज के और फ के। पहली बात तो क्या करेंगे हम, नुक्ता है, अरबी फारसी का है। अगर किसी शब्द की नुक्ता लग जाए तो वो शब्द अरबी या फारसी हो जाता है। 99% फारसी होता है। अरबी फारसी इसलिए कहते हैं कि इनकी लिपि एक है। अरबी फारसी भाषा है, उनकी लिपि है अरबी फारसी, तो वो लिपि है, लिपि के कारण अरबी फारसी दोनों को संयुक्त प्रयोग किया जाता है, वरना अधिकतर फारसी शब्द होता है। पूछ लिया जाए नुक्ता है, नुक्ता है ये कितने वर्णों के साथ प्रयोग होता है, तो कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, वो 5 आपके सामने, क ख ग ज फ। और अगर पूछ लिया जाए ऐसा बिंदु बताइए, सारे बिंदु हैं, इनका प्रयोग शब्द कोई वर्ण है उसके बाद में होता है, कोई वर्ण है उसके बाद में होता है। अनुस्वार का प्रयोग बाद में होगा, उत्क्षिप्त बिंदु का बाद में होगा, पंचमाक्षर बिंदु का भी बाद में होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा बिंदु बताइए जिसका प्रयोग किसी वर्ण से पहले होता है, तो वो क्या हो जाएगा, नुक्ता। और जितने भी हैं उनका प्रयोग तो वर्ण के बाद होगा, लेकिन नुक्ता है इसका प्रयोग वर्ण से पहले होगा, नुक्ते का प्रयोग वर्ण से पहले होगा। अगर ऐसा पूछ लिया जाए ऐसा वर्ण बताइए, ऐसा बिंदु बताइए जिसका प्रयोग वर्ण से पहले होता है, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, नुक्ता बिंदु हो जाएगा। कौन सा, नुक्ता हो जाएगा। और उसके बाद उत्क्षिप्त बिंदु यानी अढे और अढे के लगने वाले, इन पर भी हम बात कर चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं। तो अगर पूछा जाए वर्णों की संख्या बताइए, उत्क्षिप्त बिंदु के अन्य नाम है, वो है ताड़नजात बिंदु। अन्य नाम बात कर लेते हैं पहले, ताड़नजात बिंदु, उसके बाद फेंका हुआ बिंदु, उसके बाद उत्क्षिप्त आ गया, और उसके बाद द्विगुण बिंदु। द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और द्विगुण बिंदु भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए इसके अन्य नाम, किसके, उत्क्षिप्त के। ड और ढ के नीचे लगेगा। पीछे की कक्षा में हम इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं, अब केवल एक बात बताऊंगा मैं यहाँ पर। अन्य नाम हो गए ताड़नजात बिंदु, फेंका हुआ बिंदु, द्विगुण बिंदु। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए ऐसा वर्ण बताइए जिस पर उत्क्षिप्त बिंदु का प्रयोग होता है, तो एक तो ड और एक अढ। कितने वर्णों पर होता है, तो 2। इसका प्रयोग 11 वर्णों पर, इसका प्रयोग 1 वर्ण पर, इसका प्रयोग 5 वर्ण पर, और इसका प्रयोग 2 वर्ण पर। कौन कौन से, अढ और अढ। ये हो गए हमारे विशेष तथ्य नंबर 24। कंफ्यूज मत होना, 5 बिंदु है, अनुस्वार है, पंचमाक्षर बिंदु है, नुक्ता है, और उसके बाद क्या है, उत्क्षिप्त बिंदु है। अब एक और अगर हम बढ़ाएं तो हम बढ़ा सकते हैं चंद्र बिंदु को, अनुनासिक, तो वो भी कोई बात नहीं है, पीछे कर चुके हम। शिरोरेखा से ऊपर मात्रा अतिरिक्त मात्रा होती है, वहां पर क्या होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग कितने वर्णों पर हो जाएगा, फिर 5 वर्णों पर। एक तो बड़ी ई की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर है, दीर्घ है, बड़ी ई, और उसके बाद ए ऐ ओ औ, वहां पर किसका प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो ये हो गए हमारे 24 विशेष तथ्य। नेक्स्ट विशेष तथ्य 25 विशेष तथ्य, 25वां विशेष तथ्य है। नेक्स्ट विशेष तथ्य वो हम कर रहे हैं। अब तक हमने स्वरों के जितने विशेष तथ्य थे उन पर बात कर ली।
स्वरों के विशेष तथ्य थे उन पर बात कर ली। उसके बाद हमने बिंदुओं पर जितने भी विशेष तथ्य थे उन पर बात कर ली, स्वर भक्ति और व्यंजन समीकरण की बात कर ली। अब हमारे विशेष तथ्य हैं वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी व्यंजन है। सबसे पहले 26वां विशेष तथ्य है व्यंजन के पीछे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, व्यंजन के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या बोलते हैं, कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, घ घड़ी, अंगा खाली, इस प्रकार बोलते हैं, ये नहीं है। कै को क्या बोलेंगे, ककार, ख को क्या बोलेंगे, खक्कार, गै को क्या बोलेंगे, गक्कार, घ को क्या बोलेंगे, गक्कार, चक्कार, टक्कार, तकार, पकार, मकार, सकार। एक रह को छोड़कर, ध्यान रखना, किसको छोड़कर, व्यंजनों के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 27वां, रह को छोड़कर, रह के पीछे ध्यान रखना ये बात भी, कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। ए के नहीं लगेगा, कार नहीं बोलेंगे, केवल व्यंजनों की बात कर रहा हूं मैं। व्यंजनों के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और किस व्यंजन को छोड़कर, रे व्यंजन को छोड़कर। रे के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, क्योंकि रे को नया नाम आ रहा है, रेफ वर्ण कहते हैं। अब कै को तो ककार बोल दिया, च को चकार बोल दिया, लेकिन रे को रकार नहीं बोलेंगे, रे को रेफ वर्ण कहते हैं। क्या नाम है रे का, रेफ वर्ण। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से रेफ वर्ण कौन सा है, तो एक ही मिलेगा आपको, क्या, रे को क्या बोलते हैं, रेफ वर्ण। सबसे पहले व्यंजन स्टार्ट करने से पहले, व्यंजनों के विशेष तथ्य प्रारंभ करने से पहले हमने क्या कर लिया है, व्यंजन है उनके पीछे किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, रे को क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। नेक्स्ट विशेष तथ्य है 28 नंबर विशेष तथ्य क्या है, हलंत लगे व्यंजन ही, हलंत लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। हलंत लगे वी प्लस अंजन, हलंत लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। कैसे, मतलब क्या है, मतलब है एक तो कै है, एक ख है, एक गै है, और एक है कै ख गै। अगर आपको पूछ ले शुद्ध व्यंजन कौन सा है, ये तो वर्ण है, ये क्या है, कै प्लस ए, ख प्लस ए, गै प्लस ए, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया, व्यंजन नहीं हुआ। वो बात अलग है कि हम व्यंजन बोल देते हैं इनको, लेकिन शुद्ध व्यंजन कौन से हैं, जिनके हलंत लगा व्यंजन है, वही क्या है, शुद्ध। ये तो हो गया कै ख गै, और ये क्या हो गया, कै ख गै, हलंत लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट विशेष तथ्य था, 28 नंबर विशेष तथ्य, हलंत लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। क्लास बड़ी हो गई, और भी विशेष तथ्य हैं, लेकिन हम गर्मी की दृष्टि से और समय की दृष्टि से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विशेष तथ्य करेंगे। 28 विशेष तथ्य हो गए, लगभग 50-55 विशेष तथ्य रहेंगे आपके। उसके बाद हमारा वर्ण विचार पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा। हिंदी का दूसरा अध्याय भी हम समाप्त कर लेंगे, जो हमारा चल रहा है वर्ण विचार के नाम से। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।